एक बार की बात है, एक समृद्ध राज्य में जब लोग अपने जीवन में खुश थे, अचानक राजा ने एक आदेश जारी कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। तब से पूरे राज्य में उदासी और सन्नाटा छा गया। उस समय फ्लोरा नाम की एक खूबसूरत लड़की थी। वे एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस थी, लेकिन उसे नाचना बहुत पसंद था। राजा के आदेश के बावजूद फ्लोरा फिर भी चुपके से अपने नाचने का अभ्यास करने के लिए हर दिन जंगल में जाती थी। एक बार शिकार करने के दौरान फ्लोरा को उस राज्य के राजकुमार ने खुशी से नाचते हुए देखा। राजकुमार ने उसकी ओर देखा और उन्हें उस सुंदर लड़की में बहुत दिलचस्पी हुई। हेलो। ओह राजकुमार, मुझे माफ करना, आपको ये सब देखना पड़ा। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्य करती हैं। आपका नाम क्या है? राजकुमार, मेरा नाम फ्लोरा है। उस दिन के बाद राजकुमार अक्सर फ्लोरा से मिलने आता था। वो दोस्त बन गए और बहुत दिलचस्प बातें करने लगे, बिना यह एहसास किए कि दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा है। हाँ? तब से राजकुमार और फ्लोरा के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया, जिससे राजकुमार की मंगेतर रेचल को ईर्ष्या होने लगी। भले ही राजकुमार ने उसे कई बार बताया कि उसे उसके लिए कोई भावना नहीं है। रेचल, मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो चलो आपके लिए एक योग्य लड़का देखते हैं। आपको भी खुश रहने का हक है। एक मामूली वेट्रेस है, लेकिन फिर भी मुझसे राजकुमार को चुराना चाहती है, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हें इस जगह से हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। जैसा कि कहा गया, उस रात रेचल ने फ्लोरा का अपहरण करने के लिए अपने आदमियों को भेजा। फिर बेचारी लड़की को नदी में धकेल दिया। गांव की एक मामूली लड़की मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रही है? ये पत्थर पर अंडे फेंकने जैसा है। बाद में रेचल ने किसी को पत्र लिखने के लिए कहा भी, जिसमें फ्लोरा होने का नाटक करते हुए राजकुमार को उसके लापता होने की सूचना दी। मेरे प्यारे राजकुमार, आपके साथ रहना मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। फिर भी आपको समझना चाहिए कि हमारे बीच बहुत बड़ा अंतर है और मैं सिर्फ एक आम लड़की हूँ जो आपके प्यार के लायक नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहे। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने बहुत दूर जाने का फैसला किया। आपको मेरी तलाश करने की जरूरत नहीं है। हर चीज के लिए आपका धन्यवाद। आम लड़की होने में क्या गलत है? मैं एक आम लड़की से प्यार क्यों नहीं कर सकता? धीरे धीरे सब कुछ बीत गया। उसका दर्द धीरे धीरे कम हो गया और राजकुमार को रेचल से शादी करने के लिए अपने पिता की बात माननी पड़ी। फ्लोरा के बारे में सौभाग्य से रेचल के आदमियों द्वारा नदी में धकेले जाने के बाद उसे एक नाव वाले ने बचा लिया, इसीलिए वो अभी भी जीवित थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये तुम नहीं होते तो मैं उस नदी में डूब जाती। कोई बात नहीं, मैं किसी को खतरे में नहीं छोड़ सकता हूँ। इसके अलावा तुमने एक बार मेरे परिवार की मदद की थी। केवल तुम ही थी जिसके कारण मेरे पिता अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मुस्कुरा पाए थे। ये पता चला कि वो फ्लोरा का पुराना पड़ोसी था और उसके पिता फ्लोरा के कारण अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर सके थे। मेरे लिए अंतिम इच्छा है वो नृत्य देखना। ये राज्य लंबे समय से बहुत खामोश है और वर्तमान स्थिति के साथ ये असंभव लगता है। अगर ये एक नृत्य की बात है तो मैं आपके लिए नृत्य कर सकती हूँ। क्या सच में? ये बहुत अच्छा होगा। नोलन, क्या तुम जानते हो कि उन्होंने नाचने पर रोक क्यों लगा दी? मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने पिता से सुना है कि राजा ने नृत्य करने से मना किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि नाचने गाने से हमारी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। इसके तुरंत बाद फ्लोरा ने राजकुमार को खोजने और महल में लौटने के लिए नाव वाले को अलविदा कहा। वहाँ राजकुमार और रेचल की शादी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जब अचानक एक आवाज सुनाई दी। रुक जाओ, रुक जाओ। फ्लोरा, ये मैं हूँ मेरे प्रिय राजकुमार। वो रेचल ही थी जिसने मुझे खतरे में डाला। कृपया मेरे लिए न्याय करे। रेचल, क्या ये सच है? राजा शुरू से अंत तक सब कुछ देख रहे थे। फ्लोरा को अपने बेटे की शादी में बाधा डालने की हिम्मत करते हुए देखकर वो भड़क गए। क्या बकवास है? शाही शादी को रोकने के लिए तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की?
पिताजी, ये फ्लोरा है जिससे मैं सच में प्यार करता हूँ। ये देखकर रेचल ने तुरंत राजा को फ्लोरा को खत्म करने के लिए उकसाया। महाराज, ये फ्लोरा जो नृत्य करती है, उसने हमारे राजकुमार को बहकाया। मैंने उसे अपने राज्य से दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फिर भी किसी तरह यहाँ पहुँच गई। ये सुनकर कि फ्लोरा नृत्य करती है, राजा अपना आपा खो बैठे। क्या नृत्य? हमारे राजकुमार को बहकाने की हिम्मत? पहरेदारों, मेरी फांसी की सजा सुनाने तक इस लड़की को जेल में डाल दो। नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी खुशी को इस तरह नहीं रोक सकते। आपकी खुशी पर रोक? रॉजर, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने नाचने पर रोक लगाई है और तुमने एक नाचने वाली लड़की से प्यार करने की हिम्मत की। ठीक है, तुम्हें इसके लिए सही सबक देना होगा। राजकुमार को उस कमरे में ले जाओ और इस लड़की को जेल में ले जाओ, फांसी की सजा का फैसला होने तक। नहीं पिताजी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। राजकुमार रॉजर। अगले ही दिन राजा ने फ्लोरा को फांसी के मैदान में ले जाने का आदेश दिया। फांसी के मैदान में राजा और राजकुमार पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। हालांकि राजकुमार कुर्सी से बंधे हुए थे। पिताजी, आपने मुझे ऐसे क्यों बांधा है? आप मेरी खुशी के बारे में क्यों नहीं सोचते? मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया ऐसा ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लाभ से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है और नृत्य इस राज्य के लिए अच्छा नहीं। आपको एक सबक सीखना चाहिए। आपको यहाँ ये लीजिए, यहाँ रहना है। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। नहीं। फ्लोरा के बारे में फांसी के मैदान तक जाते हुए रास्ते में उसे नहीं पता था कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो जानती थी कि उसका भाग्य अब नहीं बदल सकता। फिर फ्लोरा मुस्कुराई, गाई और नाची, उसके जीवन का आखिरी नृत्य। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया और उस घटना को राज्य में कोई नहीं भूल सका। फ्लोरा जहां भी गई, चुपचाप अपने दरवाजे बंद करने वाले लोगों ने अचानक मुस्कुराते चेहरे के साथ दरवाजा खोल दिया। वे उस कैदी का पीछा करने लगे और लगातार लोगों की संख्या बढ़ती गई। फांसी के मैदान में पहुंचने पर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि पूरे राज्य के नागरिक उसके साथ चल रहे थे, लेकिन सभी का चेहरा हमेशा से कुछ अलग लग रहा था। सभी मुस्कुरा रहे थे। फांसी के स्थान पर खड़ी फ्लोरा अभी भी गर्व से मुस्कुरा रही थी। भले ही उसके हाथ बंधे हुए हों, लेकिन फ्लोरा ने फिर भी अपना गाना गाया, जिसने लोगों को भावुक कर दिया। तभी अचानक एक बहादुर नागरिक फ्लोरा को फांसी देने के लिए राजा के इस फैसले का विरोध करने के लिए खड़ा हो गया। कृपया इस लड़की को छोड़ दें, वो दोषी नहीं है, वो इस जीवन में खुशी आ रही है, कृपया उसे जाने दें। उसके बाद कई लोग फ्लोरा के बचाव के लिए खड़े हो गए। राजा बहुत गुस्से में था, क्योंकि सभी नागरिक लड़की की तरफ से थे, लेकिन फ्लोरा के आकर्षण पर वो हैरान भी थे। क्या तमाशा चल रहा है? सभी लोग उसकी तरफ से क्यों हैं? ठीक है, मैं भी यह देखना चाहता हूँ कि क्या इस लड़की का नृत्य इतना खास है कि इसने लोगों को मोहित कर दिया है। अगर तुम्हारा नृत्य मुझे खुश कर सका तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दो सैनिक फ्लोरा को राजा के लिए नृत्य करने के लिए मंच पर ले गए। फ्लोरा नाचने लगी और पहले अपने कुछ कदमों के साथ ही फ्लोरा ने राजा को सच में आश्चर्यचकित कर दिया। राजा की आंखों में उसकी बूढ़ी माँ की छवि दिखाई दी। ये इस राज्य का पारंपरिक नृत्य था, वो नृत्य जिसने राजा का बचपन बनाया था। बेटा चलो साथ में नाचते हैं। माँ। पिताजी, आपको क्या हुआ? ऐसा लग रहा था कि राजा जाग गए थे और आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत कर रहे थे। रॉजर, मैं वास्तव में गलत था। मैंने सोचा था कि नृत्य लोगों को आलसी बना देगा, लेकिन असल में ये लोगों के लिए जरूरी दवा है। फ्लोरा, मुझे सच में माफ कर दो, तुम निर्दोष हो। उसके ठीक बाद राजा ने तुरंत एक कानून जारी किया। मैं घोषणा करता हूँ, अब से इस राज्य में हर कोई आजादी से गा और नाच सकेगा। जिससे राज्य के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा, राजकुमार और फ्लोरा की शादी के लिए राजी हो गए। शादी की रस्म पूरी तरह से शाही महल में आयोजित की गई। इसके तुरंत बाद राजकुमार को सिंहासन दे दिया गया। फ्लोरा रानी बन गई और उसने 12 छोटी सुंदर राजकुमारियों को जन्म दिया। अपनी माँ की प्रतिभा उन्हें विरासत में मिली। 12 राजकुमारियां भी बहुत कम उम्र से अपनी नृत्य प्रतिभा दिखाने लगी थी और फ्लोरा का सुखी जीवन वैसे ही चलता रहा जैसे वो था।
एक बार एक छोटे और शांत गांव में हैरी और कोल नाम के दो पड़ोसी रहते थे। वो दोनों शिकारी थे। हैरी एक दयालु और मेहनती आदमी था। वो अपनी कोमल और सुंदर पत्नी जोसेफीन के साथ रहता था। वो भी उससे दिल से प्यार करती थी। हर दिन हैरी जंगल में लकड़ी काटने और जानवरों का शिकार करने जाता था। उसके पास सम्मानजनक धैर्य था। वो शिकारियों का शिकार करने और उन्हें मार गिराने के लिए दिन भर स्थिर रुका रह सकता था। इस बीच कोल, उसका पड़ोसी, एक लालची और कंजूस आदमी था और उसकी पत्नी भी वैसे ही थी। जब भी वे एक साथ शिकार करने जाते, कोल छिपकर हैरी की कुछ उपलब्धियां ले लिया करता और उसे ऐसे स्वीकार करता जैसे कि वो उसके हो। हैरी को पता था, लेकिन वो कोल के गौरव को बनाए रखना चाहता था, इसलिए उसने उसे जाने दिया। क्या आप मुझे केक बनाने के लिए कुछ आटा उधार दे सकते हैं? जैसे ही हैरी वापस आएंगे, वैसे ही हम आपको वापस कर देंगे। हमारे पास लंबे समय से आटे की कमी चल रही है। हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास उधार देने के लिए कुछ भी नहीं है। जोसेफीन उदास होकर घर वापस चली आई। कोल और जियाना इतने कंजूस थे। एक दिन अन्य दिनों की ही तरह हैरी जंगल जाने वाला था। ये केक का एक थैला है जिसे मैंने अभी तैयार किया है। इसे अपने साथ रास्ते पर ले जाओ। धन्यवाद प्रिय, तुम मेरे लिए कितना सोचती हो। ये केक वाकई स्वादिष्ट लगते हैं। हैरी ने पूरी सुबह कड़ी मेहनत की। फिर वो जल्दी थकने लगा। वाह, क्या दिन था। इस पेड़ का तना आराम करने के लिए आदर्श स्थान लग रहा है। वो उस पेड़ के नीचे एक लड़के की तरह सो गया और उसके केक बाहर गिर गए। स्वादिष्ट केक उसके चारों तरफ पड़े हुए थे। केक की स्वादिष्ट गंध ने भूखे बंदरों की टुकड़ी को आकर्षित किया, लेकिन हैरी इससे पूरी तरह अनजान था। देखो मेरे दोस्तों, ये पके हुए केक बहुत स्वादिष्ट है। इनका स्वाद बहुत ही शानदार है, वे भी सही समय पर जब हम इतने भूखे थे। ये केक इस आदमी के आसपास गिरे हुए हैं, ये इसके ही होने चाहिए। हालांकि अगर इसने हमें यहाँ से भगा दिया तो क्या होगा? अंत में वे स्वादिष्ट पके हुए केक के आकर्षण को देखकर खुद को रोक नहीं सके। सबसे साहसी बंदर करीब गया और खाने के लिए एक केक लिया, लेकिन हैरी गहरी नींद में सोता रहा। बंदर अब अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे थे। वो बारी बारी से हैरी के करीब आए और खाने के लिए केक ले लिया। ये देखकर कि हैरी हिल नहीं रहा, उनको अब कोई डर नहीं था। वे हैरी के चारों ओर इकट्ठे हुए और खुशी से एक दूसरे से बात करने लगे और केक खाने लगे। इन आवाजों से हैरी जग गया। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, बंदर की एक टोली, उन्होंने मेरे सारे केक ले लिए। जब बंदरों ने थैले के सारे केक खत्म कर दिए तो उन्होंने अचानक हैरी को हैरानी से देखा। बेचारे वे, उन्हें कितनी भूख लगी होगी। उन्हें बस केक का ये थैला चाहिए। एक दिन के लिए खुद को भूखा रखना वास्तव में बड़ी समस्या नहीं है। बंदरों को खुशी से उसके केक खाता देखकर हैरी को उन पर दया आ गई। अरे, हमने उसके सारे केक खा लिए और हमने बात भी की और इतनी जोर से हंसे भी। उसने हमें यहाँ से भगाया क्यों नहीं? हाँ, ऐसा क्यों है? ओह, मैं समझ गया। वो इंसान नहीं, वो हमारे बंदर के देवता की मूर्ति है। वह जानता था कि हम इतने दुखी थे, उसने हमें स्वादिष्ट केक का एक बड़ा थैला दे दिया। धन्यवाद मेरे भगवान, हमारे बंदर के महान देवता। वो सभी हैरी के आगे ऐसे झुक रहे थे जैसे वो असली भगवान हो। ये सोचकर कि वास्तव में ये दिलचस्प है, वो अभी भी वहीं जमा खड़ा रहा। इस बंदर की टोली ने मुझे अपना भगवान माना, ये दिलचस्प है। हमारे देवता की मूर्ति यहाँ क्यों रखी गई है? हो सकता है कि वे सभी चीजों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। जंगल के बीच में इन्हें यहाँ छोड़ना बहुत ही अपमानजनक है। ये सही है, चलो उसे एक साथ हमारे पवित्र पर्वत पर ले चले। टुकड़ी के सभी बंदर उनके नेता से सहमत थे। जब वे इकट्ठे हुए और हैरी को उठाकर वापस अपने पवित्र पर्वत पर ले गए, हैरी खुद को रोक नहीं सका। हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने हमें अभी आशीर्वाद दिया है। हैरी खुद को रोक नहीं सका, पर वो बंदरों से मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसने मूर्ति बने रहने का और बंदरों के स्तर के ऊपर पड़े रहने की कोशिश करी। लेकिन हमें इन्हें किस पर्वत पर ले जाना चाहिए? वो बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने हमें केक का बड़ा थैला दिया। हम इन्हें स्वर्ण पर्वत पर रखेंगे। स्वर्ण पर्वत? वो कहाँ है?
लंबे रास्ते के बाद बंदर टुकड़ी ने आखिरकार हैरी को एक पहाड़ पर पहुंचा दिया। चारों ओर चमचमाती हुई सुनहरी सलाखें थी। इसने हैरी को आश्चर्यचकित कर दिया। टुकड़ी ने उन्हें पहाड़ की चोटी पर सबसे पवित्र स्थिति में रखा। उन सभी ने अपने भगवान को नमन किया। सोने की सलाखें रखने वाले बंदरों ने हैरी को बारी बारी से श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोने की सलाखें उसके पैर के नीचे रख दी। ये बंदरों की सबसे पवित्र विधि है। विधि समाप्त करने के बाद वे एक साथ वहाँ से चले गए। उनके जाने की प्रतीक्षा में हैरी खुशी से उनके चारों ओर पड़ी सोने की सलाखें देखता रहा। मैंने अपने जीवन में इससे पहले इतना सोना कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर का सोना यहाँ पहले से मौजूद हो। हैरी ने खुशी खुशी सोने की सलाखें अपने थैले में भर ली और फिर उसने सोने के पहाड़ से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया और घर लौट आया। हैरी ने जोसेफिन को पूरी कहानी सुनाई। सोने की सलाखें देखकर वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। ये एक चमत्कार है। कितना अविश्वसनीय भाग्य है। हैरी, हमें अपने घर के लिए कुछ नए सामान की आवश्यकता है और हमें जश्न मनाने के लिए पार्टी भी करनी चाहिए। हम कोल और जियाना को आमंत्रित करेंगे। जब कोल और जियाना आए तो वो अपने पड़ोसी को इतना धनी देखकर चकित रह गए। मेरे भगवान, आप इन शानदार कपड़ों और गहनों को कहाँ से पा सकते हैं? और यहाँ तक कि ये शानदार दावत। हैरी और उसकी पत्नी ने खुशी खुशी उन्हें सारी कहानी बताई। कोल और जियाना को धक्का लगा। वे वास्तव में अपने पड़ोसी जैसा भाग्य चाहते थे, ईर्ष्या कर रहे थे। घर लौटने के बाद उन्होंने हैरी ने जो कुछ भी किया उसकी नकल करने की चर्चा की। आपको मेरे लिए केक का एक बड़ा थैला तैयार करना चाहिए। कल मैं उस बंदर की टुकड़ी से सोना लेने जंगल में जाऊंगा। ये थैले अपने साथ ले जा। आपको जितना हो सके उतना सोना लेना होगा और हम उनसे अधिक धनवान होंगे। जियाना केक बनाने के लिए जल्दी से किचन में चली गई। हालांकि केक से भरा हुआ थैला बनाने के बजाय कंजूस पत्नी ने फिर भी सोचना शुरू कर दिया। बंदर के उस टुकड़े के लिए केक से भरा हुआ एक थैला बनाना पूरी तरह से बेकार है। मुझे केवल केक का एक छोटा सा थैला ही बना देना चाहिए। अगली सुबह जियाना ने कोल को केक का एक छोटा थैला दिया और अपने पति से बाहर जाने के लिए आग्रह की। जैसा कि हैरी ने उसे बताया था, कोल ने वो पेड़ का तना ढूंढा जहाँ हैरी एक दिन पहले सो गया था। थोड़ी देर रुककर उसे इतनी भूख और थकान महसूस हुई। इतनी भूख लग रही है, मुझे उन बंदरों को अपने सारे केक क्यों देना है? ये बकवास है। जब तक मेरा पेट ना भर जाए तब तक मैं ये केक खा लेता हूँ और बचा हुआ केक उनको दे दूंगा। कोल ने केक को बाहर निकाला और उन्हें तब तक खाया जब तक उसका पेट नहीं भर गया। अंत में केवल 3 ही केक बचे थे। तब कोल ने खाना बंद कर दिया और उन्हें बंदरों के लिए छोड़ दिया। उसने पेड़ के नीचे सोने का नाटक किया और केक इधर उधर गिरा दिए। केक की महक ने एक बार फिर से टुकड़ी को आकर्षित किया। देखो, कुछ स्वादिष्ट केक फिर से। लेकिन आज सिर्फ 3 केक ही हैं और एक और भगवान। टुकड़ी ने एक दूसरे को केक बांटना शुरू कर दिया, लेकिन केक इतना कम था कि उन्हें और भूख महसूस होने लगी। इसे खा लो मूर्ख बंदर, फिर मुझे खजाने तक लेकर जाओ। फिर भी ये भी देवता की एक मूर्ति है। चलो इसे एक साथ हमारे पवित्र पर्वत पर ले चलो। ये सही है, यही है। मुझे पवित्र पर्वत पर ले जाओ। अपने मुखिया की बात सुनकर बंदर कोल को उठाने के लिए इकट्ठा हुए और वापस उसे पवित्र पर्वत पर ले गए। हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने हमें अभी आशीर्वाद दिया है। चलो उसे पवित्र पहाड़ पर ले चलो। हमने कल सोने के पहाड़ में एक भगवान को रखा था। इसके अलावा ये भगवान कल के भगवान की तरह उदार नहीं है। उसने हमें सिर्फ 3 केक ही दिए। ठीक है, हम उसे चांदी के पहाड़ में रखेंगे। जैसे ही कोल ने सुना कि बंदर उसे चांदी के पहाड़ में रखना चाहते हैं, वो वास्तव में बेसब्र हो गया। वो अब शांत नहीं रह सका। क्या? चांदी का पहाड़? ये नामुमकिन है। मुझे स्वर्ण पर्वत पर बिठाओ। यहाँ स्वर्ण पहाड़ होना चाहिए। देवता को हिलते और जोर से चिल्लाते हुए देखकर बंदर इतना भयभीत हो गए कि वे अलग अलग दिशाओं में भागने लगे और कोल को नदी में गिरा दिया। वहाँ कोई है? कृपया मेरी मदद करो। घर पर कोल के इतने लंबे समय से वापस न आने के इंतजार में जियाना को हैरी और जोसेफिन की मदद के लिए पहुंचना पड़ा। सब साथ मिलकर जंगल में जगह जगह तलाश करते रहे। सौभाग्य से वे डूबने से कोल को बचा पाए। मेरी मदद करो कृपया। कोल, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। हैरी द्वारा बचाए जाने के बाद कोल और उसकी पत्नी को वास्तव में शर्मिंदगी महसूस हुई। थैंक यू हैरी, जोसेफिन। मैं बहुत लालची था, लेकिन आप लोगों ने फिर भी मेरी मदद की।
हमें क्षमा कर दे, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, हम पड़ोसी हैं और हम बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं, है ना? उस दिन से कोल और जियाना ने आखिरकार अपने लालच और कंजूसी को त्याग दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। हैरी और जोसेफिन के बारे में कहें तो उन्होंने अपने लिए एक आलीशान घर बनवाया। वो अमीर बन गए और हमेशा के लिए खुशी से साथ रहने लगे।